हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक हॉरर मूवी को। तो कहानी की शुरुआत में एक घर दिखाया जाता है जहां पर क्राइम हुआ है। यहां दो लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया है, इसलिए पुलिस वहां पहुंचती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पूरे घर की छानबीन करती है और इस क्राइम की असली वजह ढूंढने लगती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर को एक अनजान लड़की की बॉडी मिलती है और वो अपने सीनियर ऑफिसर को बुला के उसे दिखाता है। जब वो सीनियर ऑफिसर उसे देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि इस लड़की की बॉडी जमीन में गड़ी हुई थी। इस लड़की की बॉडी बिल्कुल क्लीन थी, मतलब कि उसकी बॉडी पर चोट के कोई निशान नहीं थे। पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर से पूछता है कि क्या इसके पास कोई आइडेंटिटी मिली है जिससे हम इसका पता लगा सकें। तो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि हमें कुछ नहीं पता ये कौन है। तो वो ऑफिसर उस मरी हुई लड़की का नाम जेन रख देता है। इसके बाद वो लोग जेन को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ऑटोप्सी रूम दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग एक बॉडी पर काम कर रहे होते हैं। उन दोनों का नाम है ऑस्टिन और टॉमी। ये दोनों रिश्ते में बाप बेटे होते हैं और ये दोनों काफी प्रोफेशनल्स होते हैं। ये दोनों एक जली हुई बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। टॉमी अपने बेटे को हर चीज के बारे में बताता है ताकि वो अच्छे से हर चीज को सीख सके। ऑस्टिन उस बॉडी के फोटोज वगैरह लेता है और उस ऑटोप्सी को एक कैमरे में रिकॉर्ड भी करता है। इसके बाद टॉमी कहता है कि तुम यहीं पर रहो, मैं थोड़ी देर रेस्ट करके वापस आता हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। ऑस्टिन अपने काम में बिजी रहता है। वो उस बॉडी को रेफ्रिजरेटर में रख देता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड मिलती है जो अचानक से उसे डरा देती है। यहाँ ऑस्टिन और उसकी गर्लफ्रेंड डेट पर जाने वाले थे, इसलिए वो यहाँ पर उसे लेने आई थी। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम एमा होता है। तो एमा एक लाश को देखने की जिद करने लगती है और फिर वहीं पर टॉमी भी आ जाता है। वो ऑस्टिन से कहता है कि कोई भी एक बॉडी को चूज कर लो और उसे एमा को दिखा दो। तो ऑस्टिन एक डेस्क खोलता है और उसमें से एक बॉडी निकालता है। उसकी गर्लफ्रेंड जब उस बॉडी को देखती है तो वो बहुत ही अजीब फील करती है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। एमा कहती है कि वो कोई दूसरी बॉडी देखना चाहती है और दूसरी बॉडी देखने पर उसे उसके पैरों में एक बैल दिखाई देती है। ये देखकर एमा ऑस्टिन से पूछती है कि ऐसा क्यों है। तो टॉमी उसे बताता है कि पुराने जमाने में लोगों को पता नहीं चलता था कि इंसान असल में मर चुका है या फिर वो अभी भी कोमा में है, इसलिए वो उनके पैरों में घंटी बांध देते थे ताकि अगर वो जिंदा हो जाए तो उस घंटी को हिलाकर बता सके कि वो अभी जिंदा है और इससे उसकी जान बच सकती है। लेकिन आजकल लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल इतनी एडवांस मशीन आ गई है, वो खुद पता लगा लेती है कि इंसान जिंदा है या फिर मर चुका है। लेकिन टॉमी पुराने जमाने का था, इसलिए वो आज भी इस चीज को फॉलो करता था। इसके बाद ऑस्टिन और एमा डेट पर जाने लगते हैं। तभी एक ऑफिसर जेन की बॉडी को लेकर उनके पास आता है। वो बोलता है कि हमें कल तक इसकी रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमें मीडिया में इसके बारे में बताना है। और ये सुन के ऑस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि हम 11 बजे के बाद डेट पर जाएंगे, क्योंकि मुझे अभी अपने डैड की मदद करनी होगी। उसकी गर्लफ्रेंड भी मान जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब वो दोनों बाप बेटे जेन की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए रेडी करते हैं। ऑस्टिन कैमरा से उसकी कुछ फोटोज क्लिक करता है और फिर ब्लैक बोर्ड पर उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने लगता है। टॉमी जेन को देखता है तो काफी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई भी निशान नहीं था। लेकिन जब वो थोड़ा और गहराई में जाता है तो उसे पता चलता है कि जेन के दोनों पैरों की हड्डियां टूटी हुई हैं और उसकी जीभ को भी किसी ने काट दिया है और उसके मुंह के दांत भी टूटे हुए हैं। ऑस्टिन दोबारा से उसकी कुछ फोटोज लेता है, लेकिन तभी जेन की नाक से एक मक्खी बाहर निकलती है और ये देखकर टॉमी थोड़ा घबरा जाता है। खैर वो मक्खी तो उड़ जाती है, लेकिन उसके नाक से खून बहने लगता है। जब टॉमी उसके पास आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि जेन के मुंह में कुछ अटका हुआ है। वो एक टूल की मदद से उसे बाहर निकालता है और माइक्रोस्कोप से चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो एक रस्सी का टुकड़ा है। वो फौरन टॉमी को उस टुकड़े को लैब भेजने को बोलता है। इसके बाद टॉमी ऑस्टिन से कहता है कि हमें इसके लंग्स और हार्ट को चेक करना होगा, तभी हम पता लगा पाएंगे कि इसकी डेथ कैसे हुई। तुम जल्दी से तैयारी करो। और फिर टॉमी अपने सर्जिकल टूल्स की मदद से उसकी बॉडी को काटना शुरू करता है। लेकिन तभी वहाँ पर लाइट्स फ्लक्चुएट होती हैं और रेडियो में एक गाना बजने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जेन नहीं चाहती कि कोई उसकी बॉडी को काटे। रेडियो पर एक गाना बार बार बज रहा था जिसके लिरिक्स होते हैं ओपन योर हार्ट एंड लेट द सन शाइन बिगिन। अब रेडियो बार बार इस गाने पर आकर अटक जाता है, लेकिन ये दोनों इस बात को इग्नोर करके जेन को काटना शुरू कर देते हैं। टॉमी जेन की बॉडी को पूरी तरह से काट देता है। वो जेन की आंखों में देखता है जो कि पूरी तरह से ग्रे होती हैं, और ऐसा तब होता है जब किसी इंसान की मौत 1 साल या फिर उससे भी पहले हुई हो। लेकिन जेन की बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत कुछ ही घंटे पहले हुई है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश थी। यहाँ पर टॉमी एक अजीब सी चीज देखता है कि जेन के लंग्स और काफी सारे बॉडी पार्ट्स बुरी तरह से जले हुए हैं, लेकिन जेन की बॉडी बाहर से पूरी तरह से फिट और हेल्दी होती है। यहाँ पर उसको कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि जेन की हड्डियां भी टूटी हुई थी, मतलब किसी ने उसे अंदर से बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाई है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल
हो सकता है, उसके शरीर पर कोई भी निशान नहीं था और वो अंदर से पूरी तरह से मर चुकी थी। अब इनको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। तभी ऑस्टिन को कॉरिडोर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो वहाँ पर चेक करने जाता है तो उसकी बिल्ली एयर डक में मरी पड़ी होती है और टॉमी भी अपनी बिल्ली को मरा देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जेन के स्टमक को खोलेंगे ताकि उन्हें थोड़ी और जानकारी मिल सके। टॉम उसके स्टमक को काट देता है और फिर उसके अंदर एक प्लांट मिलता है। उसे बुक में देखने के बाद पता चलता है कि वो एक वीड प्लांट है जो कि इंसानों को पैरालाइज करने के काम आता है। फिर जब वो उसके इंटेस्टाइन के अंदर चेक करता है तो वहाँ पर उसे एक कपड़ा मिलता है। जब वो उसे खोलकर देखते हैं तो उस पर एक साइन बना होता है और रोमन में कुछ लिखा होता है। ये किसी तरह का रिलीजियस कपड़ा होता है। वो देखता है कि उस कपड़े के अंदर जेन के टूटे हुए दांत भी रखे थे। ऑस्टिन नोटिस करता है कि रेडियो फिर से ऑन हो गया है और वो अपना स्टेशन बार बार चेंज कर रहा है। तभी टॉमी को जेन की स्किन पर कुछ दिखता है और जब वो लोग उसकी स्किन को बॉडी से अलग करते हैं तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं क्योंकि जेन की पूरी स्किन पर वही सिंबल बने हुए थे जो कि उस कपड़े पर बना हुआ था। लेकिन कोई किसी की अंदरूनी स्किन पर ऐसे सिंबल कैसे बना सकता है, ये काफी ज्यादा अजीब था। अब ये सब वो देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ की लाइट्स टूट जाती हैं और वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। वो जल्दी से अपने बैकअप लाइट को ऑन करते हैं और वो देखते हैं कि जेन की लाश को छोड़कर वहाँ पर सारी लाशें गायब हो चुकी हैं और सारे रेफ्रिजरेटर्स के डोर भी खुले हुए थे। अब ये सब देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और स्टेयर्स पर भी एक बड़ा पेड़ गिर चुका था जिसकी वजह से स्टेयर्स जाम हो चुके थे। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस को फोन करेंगे और उन्हें यहाँ बुलाएंगे। लेकिन फोन का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश और तूफान आया था। ऑस्टिन की नजर डोर पर पड़ती है। वो देखता है कि बाहर से कोई परछाई आ रही है और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई चल कर आ रहा है और तभी कोई गेट को जोर जोर से पीटने लगता है। लेकिन ये लोग जल्दी से गेट पर एक बॉक्स लगा देते हैं और फिर टॉमी देखता है कि उसके हाथ पर एक कट लगा हुआ है। वो उसे साफ करने के लिए वॉशरूम जाता है लेकिन तभी वहाँ पर एक अनजान शक्ति उसे खींच लेती है और गेट को बंद कर देती है। ऑस्टिन देखता है कि उसके डैड एक कोने में पड़े हुए हैं और ये दोनों समझ जाते हैं कि जेन की बॉडी में जरूर कोई भूत का साया है या फिर उसके साथ कोई काला जादू किया गया है, इसी वजह से वो ऐसा कर रही है। वो दोनों वहाँ से भागते हुए ऑटोप्सी रूम में दोबारा आते हैं लेकिन तभी उस रूम का गेट बंद हो जाता है। जब ऑस्टिन उस गेट को कुल्हाड़ी से तोड़कर बाहर देखता है तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि बाहर वही बॉडी खड़ी थी जिनका स्टार्टिंग में उन्होंने पोस्टमार्टम किया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और फैसला करता है कि वो जेन की बॉडी को जला देंगे। वो उसकी पूरी बॉडी पर तेल डालकर उसे जला देते हैं लेकिन थोड़ी देर में ही वो आग पूरे कमरे में फैल जाती है और सारी चीजें जलने लगती हैं। तो वो दोनों इस चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से उस आग को बुझाने लगते हैं। लेकिन इतनी आग लगने के बावजूद भी जेन की बॉडी को जरा भी खरोच नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से लिफ्ट की तरफ भागना शुरू करते हैं क्योंकि अब लिफ्ट की लाइट वापस आ चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ ऑस्टिन को एक परछाई दिखाई देती है। वो जल्दी से लिफ्ट के अंदर जाता है। वो परछाई और भी करीब आती जा रही थी तो टॉमी ऑस्टिन के हाथ से कुल्हाड़ी लेकर उस परछाई पर मार देता है। जब थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर जाकर चेक करते हैं तो ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड की लाश उन्हें वहाँ पर पड़ी दिखाई देती है। मतलब वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड एमा की थी जो कि उसे ढूंढती हुई वहाँ पर आ गई थी। ये देखकर वो दोनों वहाँ पर रोने लगते हैं और टॉमी ऑस्टिन से माफी मांगता है। वो उसे लिफ्ट में वापस जाने को कहता है और लिफ्ट में अंदर आकर टॉमी ऑस्टिन से कहता है कि हमें जेन के बारे में और जानना होगा तभी हम उसे रोक पाएंगे वरना वो हम दोनों को मार देगी। अब वो दोनों फिर से ऑटोप्सी रूम में जाते हैं जहाँ पर टॉमी इस बार जेन के दिमाग को अलग करता है। वो देखता है कि जेन के ब्रेन सेल्स अभी भी जिंदा है, मतलब जेन की बॉडी अभी भी जिंदा होती है। इसी वजह से उन लोगों को उसके मरने का एक्चुअल रीजन समझ नहीं आ रहा था। अब ऑस्टिन माइक्रोस्कोप से उस कपड़े को देखता है जो कि जेन के पेट में मिला था। करीब से देखने पर उसे पता चलता है कि उसके ऊपर लिवक्टस 20 लिखा हुआ है जो कि बाइबल का एक चैप्टर था जिसमें चुड़ैलों को मारने का तरीका लिखा हुआ था। टॉमी जब ये देखता है तो ऑस्टिन को बताता है कि 1693 में नॉर्थ इंग्लैंड में कुछ मासूम लड़कियों को चुड़ैल समझकर उनको अजीब तरीके से मार दिया जाता था और डेफिनेटली जेन भी उन्हीं लड़कियों में से थी। मतलब कि ये बॉडी अभी की नहीं बल्कि 1693 की है और जेन 1693 से अब तक जिंदा है। वो अपनी तकलीफों का बदला लेने वापस आई है, इसलिए वो अब पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी है। हमने अब तक जो भी जेन के साथ किया है वो हर चीज को महसूस कर सकती है। जो भी हमने उसके साथ किया, उसकी बॉडी को काटा, वो हर उस चीज को फील कर सकती है। इसलिए वो अब उसका बदला हमसे ले रही है और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मार देगी। टॉमी को समझ आ जाता है कि जेन उन्हें नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो जेन के पास जाकर बोलता है कि तुम मेरी जान ले लो लेकिन मेरे बेटे को जिंदा छोड़ दो। तभी टॉमी की बॉडी अजीब तरह से मुड़ने लगती है। उसके हाथ
हाथ पैरों की हड्डियां टूट जाती हैं। जैसे जैसे टॉमी को दर्द हो रहा था, जेन की बॉडी वापस ठीक होने लगती है। अब टॉमी अपने बेटे से कहता है कि प्लीज मुझे मार दो क्योंकि मैं और ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ना चाहते हुए भी ऑस्टिन को अपने डैड को मारना पड़ता है और उनके मरते ही जेन की कटी हुई बॉडी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। ऑस्टिन को उसी पुलिस ऑफिसर की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो गेट पूरी तरह से जाम होता है, इसलिए वो उसे खोल नहीं पाता है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो नीचे देखता है तो नीचे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे ही वो अपने पीछे मुड़ता है, वहाँ उसके डैड की बॉडी खड़ी होती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी भी वहाँ पर डेथ हो जाती है। अगले दिन जब पुलिस वहाँ पर आती है तो वो देखती है कि 3 लोग यहाँ पर मरे हुए हैं, लेकिन जेन की बॉडी अभी भी बिल्कुल क्लीन है जैसे कि पहले थी। और ये जो क्राइम सीन होता है वो एग्जैक्टली सेम वैसा होता है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। ये देखकर ऑफिसर कहता है कि इस बॉडी को ऑटोप्सी के लिए दूसरी जगह जल्दी भेज दो, और फिर कंपाउंडर उस बॉडी को दूसरी जगह ले जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि जेन की पैर की उंगलियां हिलती है, मतलब कि वो अभी भी जिंदा है। और इसी पॉइंट पे ये मूवी एंड हो जाती है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसी और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए वेगांतिस को सब्सक्राइब भी कर लेना।